जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, जो 2025 में जितने भी करंट अफेयर मध्य प्रदेश के बने हैं उन पे हम 101 प्रश्नों का वीडियो संग्रह है, 101 प्रश्नों का संग्रह है इसमें। और इसमें हम केवल वही प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपी करंट अफेयर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को एक बार देख के जाइएगा ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश में नोवा टाइगर रिजर्व अभी बना है हाल ही में, मतलब टोटल मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं? 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और नोवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे बनाया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये शिवपुरी में है। कहाँ है? शिवपुरी में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व है और यह शिवपुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। इससे पहले 8वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था? तो 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और यह रायसेन और सीहोर जिलों में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायसेन और सीहोर जिले में। तो अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में नवनिर्मित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि 9वें नंबर का है। और 8वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो रायसेन और सीहोर जिले में पड़ता है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य की एक खास बात यह भी है कि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है विष्णु वाकणकर के नाम पे। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम विष्णु वाकणकर वन्यजीव अभ्यारण्य हो चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? हार्ट ट्रांसप्लांट मध्य प्रदेश में पहली बार कहाँ किया गया है? तो हार्ट ट्रांसप्लांट मध्य प्रदेश में एम्स भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? एम्स भोपाल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है मध्य प्रदेश का। अगले कोई प्रश्न पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति किस वर्ष लाई गई? औद्योगिक संवर्धन नीति उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को विकसित करने के लिए वर्ष 2025 में लाई गई। कब लाई गई? वर्ष 2025 में औद्योगिक संवर्धन नीति लाई गई। इसका काम क्या है कि उद्योगों के योगदान को राज्य की जीडीपी में 2023-24 में 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2030 तक 6 लाख करोड़ करना है। मध्य प्रदेश का जो उद्योगों में योगदान था पहले, वो 2.9 लाख करोड़ का था जीडीपी में योगदान, लेकिन उसको 2030 तक बढ़ाकर 6 लाख करोड़ तक का करना। ऐसे जो आर्थिक आंकड़े हैं वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि 2030 तक उद्योगों में योगदान को कितना करना है औद्योगिक संवर्धन नीति का, तो इसलिए इसको भी इस वीडियो में रखा गया है। ऐसे डाटा को भी हमें याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 2025 की गणना के अनुसार गिद्ध किस राज्य में सर्वाधिक है? तो गिद्धों की गणना हुई थी 2025 में, तो सर्वाधिक गिद्ध जो है वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 और सर्वाधिक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 2025 में खजुराहो नृत्य समारोह हुआ, तो उसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो 51वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण हुआ था? 51वां संस्करण। अभी एक एग्जाम था उसमें पूछ लिया गया था कि 2024 में खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण था? तो 2024 में 50वां था। तो 50 साल पूरे हुए तो इसलिए पूछ लिया गया था। मे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि 2025 में खजुराहो नृत्य समारोह का संस्करण कौन सा था? 2025 में 51वां संस्करण था। और खजुराहो नृत्य समारोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 से हुई थी। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हुई थी वो कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अनंत संभावनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या थी? अनंत संभावनाएं। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में आयोजित हुई थी किस थीम पर आधारित थी? तो अनंत संभावनाएं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितने अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितने अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.1 ट्रिलियन। कितने ट्रिलियन? 2.1 ट्रिलियन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक, जो विकसित भारत 2047 चल रहा है उसके तहत 2047 तक मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 2.1 ट्रिलियन बनाने का टारगेट रखा गया है।
2025-26 में मध्य प्रदेश का कुल बजट कितना था? 2025-26 में मध्य प्रदेश का बजट पूछ रहे हैं कि टोटल बजट कितना था, तो 4,21,032 करोड़ था। 4,21,032 करोड़ मध्य प्रदेश का कुल बजट था। मध्य प्रदेश की कुल आय का सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा अपनी इनकम, जितनी भी मध्य प्रदेश में इनकम होती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? तो केंद्र में जो हमारी हिस्सेदारी, केंद्र करों का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा इनकम हमें देता है। लगभग 30%, टोटल हमारी इनकम का 30% जो सेंट्रल के टैक्स है उनसे आता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बजट कहाँ खर्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक बजट खर्च किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किया गया है, अधोसंरचना को विकसित करने में किया गया है। लगभग कुल बजट का 17% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया है। वर्ष 2024-25 का मुख्य फोकस क्या था? जो बजट 2024-25 था उसका बजट क्या था? तो उसका बजट था ज्ञान। क्या था बजट का मुख्य फोकस ज्ञान था। ज्ञान का पूरा नाम क्या रखा गया है यहाँ पे? गरीब कल्याण, युवा शक्ति, और युवा शक्ति के बाद अन्नदाता और नारी शक्ति। तो जी से गरीब कल्याण, वाई से युवा शक्ति, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। यह मुख्य फोकस था बजट 2024-25 का मध्य प्रदेश के। 15वें प्रश्न पे आते हैं। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को संभावित सूची में शामिल किया है? एक यूनेस्को की संभावित सूची होती है, उसमें कुछ स्थानों को यहाँ पे मध्य प्रदेश के शामिल किया गया है। तो कितने? टोटल 4 स्थान ऐसे हैं जिनको संभावित सूची में शामिल किया गया है। सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, बुंदेल शासकों के किले और गुप्तकालीन मंदिर। तो 4 स्थान कौन कौन से? एक तो सम्राट अशोक के शिलालेख है इसमें, एक 64 योगिनी मंदिर है, तीसरा है बुंदेल शासकों के किले, और चौथा है गुप्तकालीन मंदिर, जैसे गुप्त पार्वती मंदिर, विष्णु मंदिर, तिगवागा विष्णु मंदिर, ये सब मंदिर और गुप्तकालीन जो मंदिर थे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की संभावित सूची में मध्य प्रदेश के 4 स्थान हैं जिनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक एग्जाम हुआ था MPFSO का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया था। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना का संबंध किससे है? तो सुगम परिवहन योजना का संबंध है ग्रामीण और नगरीय इलाकों में यात्रियों के सुविधाजनक परिवहन के लिए। ग्रामीण एवं नगरीय इलाकों में यात्रियों के सुविधाजनक परिवहन के लिए सुगम परिवहन योजना चलाई गई है। ये PPP मॉडल पर आधारित है। सुगम परिवहन योजना काय पर आधारित है? PPP मॉडल पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। ठीक है, मतलब इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों चीज़ें मिलके इस योजना को चलाएगी। इसका लक्ष्य क्या है? मतलब यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन से रिलेटेड है, गाँव में परिवहन के लिए। तो सुगम परिवहन योजना के बारे में याद रखना, ये मध्य प्रदेश का FSO का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन हाल ही में पूछ लिया गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलो आगे चलते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का संबंध है, जल गंगा संवर्धन अभियान जो है तो उसका संबंध कैसे है? तो जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए, जल स्रोत जो है उनका संरक्षण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना, इसका लक्ष्य है जल गंगा संवर्धन अभियान का। और इसमें अभी रैंकिंग किसकी आई है? पहली तो मध्य प्रदेश में जो पहली रैंकिंग आई है वो खंडवा जिले की आई है। इसने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया। अभी किसका निधन हो गया? राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। तो उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था, वह एक लोक नृत्य कलाकार थे। क्या थे वो? लोक नृत्य कलाकार थे, और राई नृत्य जो है, राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। राम सहाय पांडे राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, और इनको पद्मश्री भी मिला है। इनको पद्मश्री 2022 में मिला है। ये भी पूछ सकते हैं कि इनको पद्मश्री कब मिला है? तो 2022 में राम सहाय पांडे को पद्मश्री मिला है। काय के लिए? लोक नृत्य कलाकार है और राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और यह मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है? 25वां अभ्यारण्य है। और अभी नवनिर्मित अभ्यारण्य है, भीमराव अंबेडकर नवनिर्मित अभ्यारण्य है और सागर जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस योजना के अंतर्गत युवाओं को सैनिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?
तो पार्थ योजना जो है, पार्थ योजना है, उसमें क्या किया जाता है? पार्थ योजना के अंतर्गत युवाओं को सैनिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो मध्य प्रदेश की योजना है पार्थ योजना, नाम याद रखिएगा, पार्थ योजना। ठीक है, पार्थ का पूरा नाम क्या होता है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल, ये पार्थ योजना का पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न में, पीएम मित्र योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जितने स्टार हो सके लगा लीजिएगा। पीएम मित्र योजना के तहत भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, एकीकृत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो एक योजना आई है पीएम मित्र योजना, क्या नाम है? पीएम मित्र योजना। इसमें एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है, वो कहाँ किया गया है? तो धार जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? धार में किया गया है। वहाँ का एक गाँव है भेसोला गाँव, भेसोला गाँव में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है। किस योजना के तहत? पीएम मित्र योजना के तहत। अब पीएम मित्र योजना का पूरा नाम देख लेते हैं। तो पीएम मित्र योजना का पूरा नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। क्या नाम है पूरा? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो तेजस्वी कार्यक्रम क्या है? छात्रों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकास करने के लिए। तो तेजस्वी नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है कि तेजस्वी कार्यक्रम का संबंध कैसे होगा? छात्रों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकास से संबंधित है यह कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, 6 मई से 12 मई को मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 6 मई से 12 मई को मालवा उत्सव आयोजित किया गया है, और वह कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में मालवा उत्सव का आयोजन किया गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? इंदौर, हमारा इंदौर। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना संयुक्त रूप से किन दो राज्यों के मध्य कार्यान्वित की गई है? तो क्वेश्चन है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना कौन सी है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, यह किन दो जिलों के बीच है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और ताप्ती नदी जो है वो बहती भी इन दो राज्यों में है, सॉरी जिलों निकल गया मेरे मुंह से, दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दो राज्यों में है ये परियोजना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में मैंने इस प्रश्न को देख लिया है, ये हो सकता है आ जाए। राहवीर योजना कौन सी योजना है? राहवीर योजना के अंतर्गत गोल्डन आवर्स में दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी इनामी राशि प्रदान की जाती है? तो 25,000 की राशि प्रदान की जाती है। गोल्डन आवर्स क्या होता है? मतलब जब दुर्घटना हुई है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो गोल्डन आवर में अगर कोई हॉस्पिटल किसी ने पहुंचा दिया किसी को, या हॉस्पिटल ऐसे ही पहुंचा दिया किसी एक्सीडेंट हुए बंदे को, तो उसको भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार कितने रुपए देगी? 25,000 रुपये देगी राहवीर योजना के तहत। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? अहिल्याबाई होलकर जो थी उनकी 300वीं जयंती मनाई गई थी 2025 में। तो वह कब मनाई गई थी? 31 मई 2025। कब मनाई गई थी? 31 मई 2025। मतलब उनका मई महीने की आखिरी तारीख को जन्म हुआ था अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी हाल ही में एफएसओ एग्जाम हुआ था, एमपी एफएसओ एग्जाम। ठीक है, मतलब एमपी के एग्जाम होते हैं वो 50 क्वेश्चन जिसमें एमपी से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें पूछ लिया गया था कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1725। अब ये क्यों पूछ लिया गया था? क्योंकि अभी हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई थी, इसलिए प्रश्न पूछ लिया गया था। 31 मई 1725 में क्या हुआ था? अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सतना एवं दतिया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री ने सतना और दतिया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह किस योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए? तो सतना और दतिया के हवाई अड्डे किस योजना के तहत हैं? तो उड़ान योजना। उड़ान योजना जो है वो सतना एवं दतिया हवाई अड्डे जो है वो उड़ान योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो उनका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न।
पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? राजा भभूत सिंह। किसके नाम पर रखा गया है? राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। और राजा भभूत सिंह कौन थे? ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। इन्होंने होशंगाबाद से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और यह कोरकू जनजाति से संबंधित। अब प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? तो जैसे पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक बार मंडलोई का पूछ लिया गया था, क्या नाम है उनका, उनसे पूछ लिया गया था कि कौन सी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ऐसे बादल भोई का पूछ लिया गया था कि कौन सी जनजाति से संबंधित है। ऐसे राजा भभूत सिंह का पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो राजा भभूत सिंह कोरकू जनजाति से संबंधित है। और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम किनके नाम पे रखा गया है? राजा भभूत सिंह। किसके नाम पर रखा गया है? राजा भभूत सिंह। दिवाली के बाद लाडली बहना योजना में प्रदान की जाने वाली राशि 1250 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो लाडली बहना योजना की जो 1250 पहले आते थे हर महीने, अब उनको 1500 कर दिया गया है। कितने कर दिया गया है? 1500 कर दिया गया है। और लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई थी? 10 जून 2023 को। कब हुई थी? 10 जून 2023 को लाडली बहना की शुरुआत हुई थी। और राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 1250 से 1500। तो लाडली बहना को खुश करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 1250 से बढ़ाकर मस्त 1500 रुपये कर दिए गए हैं। ओडीओपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को रजत पदक प्रदान किया गया है? सिल्वर मेडल यहाँ पे मिला है। किस राज्य को मिला है? हमारे मध्य प्रदेश को। ओडीओपी का बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है यहाँ पे, इसलिए मध्य प्रदेश को ओडीओपी के तहत सिल्वर मेडल मिला है। किस शहर को स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? तो स्वच्छता रैंकिंग में किसको मिला है? हमारे इंदौर को। 8वीं बार यह रैंकिंग में हम फर्स्ट पर आ चुके हैं, इंदौर। ठीक है, स्वच्छता रैंकिंग में 8वीं बार इंदौर फर्स्ट पर आ चुका है। और 10 लाख से अधिक आबादी में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है भोपाल। 10 लाख से अधिक आबादी में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भोपाल है। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी? तीसरी। तो फूलों के उत्पादन में हम कौन से हैं? तीसरे नंबर पे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया है? क्योंकि 104वीं जयंती इनकी मनाई गई है। तो शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 को। कब हुआ था? 19 अगस्त 1918 को इनका जन्म भोपाल में हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो हमें याद रखना है वो चीज़ ये है कि यह भारत के 9वें राष्ट्रपति है। मध्य प्रदेश के आदमी है और भारत के 9वें राष्ट्रपति है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2025 किसे मिला है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको मिला है? संपदा योजना को। किसको मिला है? संपदा 2.0। एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, संपदा 2.0। इसको क्या मिला है? ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। इसका काम क्या है? जमीन और संपत्ति से जुड़ी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। ये संपदा 2.0 जो पोर्टल है, जमीन और संपत्ति से जुड़ी जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना एक बगिया माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम का लाभ किसे मिला है? तो एक बगिया माँ के नाम जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, उसका लाभ किसको मिला है? तो SHG की महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्व सहायता समूह है, उनकी महिलाओं को यह लाभ मिला है। इसका क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर बाग, जो इनकी निजी योजना है उन पर बाग लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसमें नागरिक सड़कों पर गड्ढा या खराबी की शिकायत सीधे फोटो खींचकर दर्ज कर सकते हैं? तो एक ऐप लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। उसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर कोई सड़क पे गड्ढे हैं या कहीं कुछ खराबी मिल रही है, उसका फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। तो कौन सा ऐप है? लोकपथ मोबाइल ऐप। कौन सा ऐप है? लोकपथ मोबाइल ऐप। हाल ही में पन्ना जिले के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो पन्ना जिले में क्या है? हीरा है। पन्ना जिले में क्या है? हीरा। हीरे को GI टैग मिल चुका है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो PPP मॉडल पर संचालित किया जा रहा है? तो PPP मॉडल पर कौन सा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का संचालित किया जा रहा है? वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कहाँ है? भोपाल में है। पहले इसको हबीबगंज रेलवे स्टेशन बोलते थे, अब इसका नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन
कर दिया गया है और यह ट्रिपल पी मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं किसको? विजय यादव को। किसको बनाया गया है? विजय यादव को। हाल ही में मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 35वें मुख्य सचिव किसे बनाए गए हैं? अनुराग जैन को। किसको बनाया गया? मतलब हाल ही में हमारे मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन, और यह 35वें मुख्य सचिव है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ, जो सीईओ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर, चीफ इलेक्शन एंड ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के? तो संजीव कुमार झा को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार झा को मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी बनाया गया है। 2025 में रानी दुर्गावती गोंड की 501वीं जयंती मनाई गई। अभी जो दुर्गावती है, रानी दुर्गावती, उनकी 501वीं जयंती मनाई गई है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524। अब इस क्वेश्चन को क्यों लिया है मैंने? क्योंकि अगर अहिल्याबाई से पूछ सकता है तो यहाँ से भी पूछ सकता है। अगर अहिल्याबाई के जन्म से रिलेटेड पूछ सकता है तो दुर्गावती के जन्म से भी पूछ सकता है। तो इनका जन्म कब हुआ है? 5 अक्टूबर 1524 में। कब हुआ है? 5 अक्टूबर 1524 में। और अभी 5 अक्टूबर 2025 में इनकी 501वीं जयंती मनाई गई है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रणजी ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। कौन है? रजत पाटीदार, जो कि आरसीबी के कैप्टन भी थे। आरसीबी के कैप्टन थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, और आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी में भी इनको क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश का कप्तान बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सीएम राइस स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शांतिपनी विद्यालय। क्या कर दिया गया है? शांतिपनी विद्यालय कर दिया गया है। महर्षि शांतिपनी के नाम पे यह नाम अब रख दिया गया है। एमपी सरकार द्वारा स्कूल चले हम अभियान के तहत छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन एवं स्थानीय अधिकारियों से बातचीत हेतु किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो भविष्य से भेंट। काय से भेंट? भविष्य से भेंट। एमपी सरकार द्वारा स्कूल चले हम अभियान चल रहा है, तो उसके अंतर्गत क्या करना है? जैसे छात्रों का मार्गदर्शन करना है। तो अगर जैसे स्थानीय स्तर पे कोई जिसने कुछ अचीव किया है तो उनसे उनकी मुलाकात, या बड़े बड़े अधिकारियों से उनकी मुलाकात करवाएंगे। और उस प्रोग्राम का नाम क्या दिया गया है? भविष्य से भेंट। हाल ही में जगदीश जोशीला को 2025 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जगदीश जोशीला को 2025 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक निमाड़ी उपन्यासकार है। क्या है? यह एक निमाड़ी उपन्यासकार है, और इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री दिया गया। तो याद रखना, जगदीश जोशीला। जगदीश जोशीला, ये एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन, और पद्मश्री से क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। तो जगदीश जोशीला जी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 2025 का पद्मश्री अवार्ड मिला है। भेरू सिंह चौहान को भी मिला है। वो कबीर गायन से संबंधित है और कला के क्षेत्र में मिला है। इनका संबंध इंदौर से है। कहाँ से? इनका संबंध इंदौर से है। भेरू सिंह चौहान को कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 का दिया गया है, और यह कबीर गायन से संबंधित है। शैली होलकर को भी पद्मश्री मिला है। यह महेश्वरी सिल्क के लिए जानी जाती है, और महेश्वरी सिल्क को बढ़ावा दिया है इन्होंने, और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, और इनका संबंध खरगोन से है। देखो, खरगोन के दो आदमियों को एक साथ पद्मश्री मिला है। एक तो जगदीश जोशीला जी खरगोन के हैं, और एक शैली होलकर खरगोन की है। दूसरा है हरचंदन सिंह भट्टी। क्या नाम है? हरचंदन सिंह भट्टी को भी पद्मश्री 2025 का मिला है। यह भोपाल से संबंधित है, और यह क्या है? एक आर्ट डिजाइन है। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। काय के क्षेत्र में? हरचंदन सिंह भट्टी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दूसरा, बुधेंद्र कुमार जैन एक डॉक्टर है, और इनको यह सतना से संबंधित है। इनको भी पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे
उनको उनमें मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो मध्य प्रदेश की रैंक है उसमें चौथी। कौन सी रैंक है मध्य प्रदेश की, चौथी रैंक है। और टोटल मध्य प्रदेश ने इसमें 82 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, 34 है। 34 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल मेडल 82 जीते हैं मध्य प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है राजेश लाल मेहरा। क्या नाम है, राजेश लाल मेहरा जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है, तो अभी हाल ही में बनाए गए संजीव सचदेवा। कौन है, संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। हाल ही में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त के रूप में निर्वाचित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनेगा, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व है मध्य प्रदेश का, यह कहाँ बनेगा, तो बैतूल में। कहाँ बनेगा, बैतूल में मध्य प्रदेश का पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। और इसका लक्ष्य है इंडियन गौर को संरक्षण करना। क्या करना, इंडियन गौर का संरक्षण करना। वैसे मल्टीपर्पज़ है, मतलब बहुत सारे इसका उद्देश्य है, पर मेन है इसका इंडियन गौर का संरक्षण करना। तो पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनेगा, बैतूल में। देवी अहिल्या होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो देवी अहिल्या होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ना। क्या करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना। प्रशिक्षण है तो मतलब ट्रेनिंग देना, रोजगार से रिलेटेड ट्रेनिंग देना। इस पर 10,000 तक की ब्याज सब्सिडी है। इसमें क्या किया जा रहा है, 10,000 तक की सब्सिडी, ब्याज पर सब्सिडी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है, तो प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है, तामोट रायसेन में। कहाँ बनाया गया है, तामोट रायसेन में मध्य प्रदेश का प्लास्टिक पार्क बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है। रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क, क्या नाम है, रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ है, तो यह भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में, आचारपुरा भोपाल, आचारपुरा भोपाल में रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क है। अगला प्रश्न है, एमपी के पहले बायोटेक्निकल पार्क, क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो नीमच में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के नीमच में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है पीथमपुर में। कहाँ बनाया गया है, पीथमपुर में। अगला प्रश्न है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया गया है, तो मुहासा बाबई नर्मदापुरम में। कहाँ बनाया गया, बाबई में बनाया गया है। बाबई कहाँ है, होशंगाबाद में है, जिसका नाम क्या है, नर्मदापुरम। ठीक है, तो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया गया है, मुहासा बाबई में। मध्य प्रदेश का पहला एआई पार्क, तो मध्य प्रदेश का पहला एआई पार्क कहाँ है, इंदौर में। कहाँ है, इंदौर में। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ है, उज्जैन में। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, उज्जैन में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, बेरसिया भोपाल में। कहाँ है, बेरसिया भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ये कहाँ बनाया गया है, भोपाल में। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ये सिंगापुर के सहयोग से बनाया गया है। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है, मंडीदीप रायसेन में। ये ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है, मंडीदीप रायसेन में। मध्य प्रदेश का पहला पशु ब्लड बैंक कहाँ है, तो भोपाल में। कहाँ बनाया गया है, भोपाल में। प्रधानमंत्री जन मन ग्राम सड़क योजना के तहत देश की पहली सड़क कहाँ बनाकर तैयार हुई है, तो जन मन ग्राम सड़क योजना जो चल रही है उसके तहत जो देश की पहली सड़क है, मध्य प्रदेश की नहीं, देश की पहली सड़क है, वो कहाँ बनाई गई है, बालाघाट में। कहाँ बनकर तैयार हुई है, वो बालाघाट में। तो जन मन ग्राम सड़क योजना के तहत देश की पहली सड़क बनी है बालाघाट में। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक राज्य का दर्जा किसे मिला है, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक राज्य का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 किसे मिला है, तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 मिला है तरुण भट्टाचार्य को। किसे मिला है, तरुण भट्टाचार्य को। मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025 किसे बनाया गया है, तो मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025 बने जाह्नवी मल्होत्रा। कौन बनी है, जाह्नवी मल्होत्रा। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो दाल में हम अव्वल हैं, फर्स्ट है मतलब। ठीक है, खाद्य उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है, खाने में हम दूसरे पे हैं।
पुष्प और सब्जी उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं और फल उत्पादन में हम चौथे स्थान पर हैं। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग अलग अलग यहाँ दी हुई है। दाल के उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं, खाद्यान्न के उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं, पुष्प और सब्जी के मामले में तीसरे नंबर पे हैं और फल उत्पादन में चौथे नंबर पे हैं। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं? 8 मैचों में 9 विकेट किसने चटकाए भाई? क्रांति गौड़ ने। किसने चटकाए हैं? क्रांति गौड़ ने। यह इनका संबंध छतरपुर से है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप जीता है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप टीम ने, हमारे भारत की ने। तो उसमें से 8 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ ने, जिनका संबंध छतरपुर से है। जुलाई 2025 में महिला वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ एमपी की किस खिलाड़ी ने 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई है? तो वनडे सीरीज चल रही थी, उसमें एक मध्य प्रदेश की खिलाड़ी थी जिसने एक ही मैच में 6 विकेट लिए थे। तो किसने लिए थे? क्रांति गौड़ ने। किसने लिए थे? क्रांति गौड़ ने। और यह एक रिकॉर्ड है, एक ही मैच में 6 विकेट। भारत ने विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया 2025 का। इसमें मध्य प्रदेश की कौन सी 3 खिलाड़ी इस टीम में शामिल थी? तो मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी इसमें शामिल थी ब्लाइंड टीम में। जो विमेंस की ब्लाइंड टीम है उसमें एमपी की 3 खिलाड़ी थी। एक थी सुनीता सराठे, जिनका संबंध नर्मदापुरम से था। एक थी सुषमा पटेल, जिनका संबंध दमोह से था। तीसरे दुर्गा येवले, जो बैतूल से थी। तो 3 खिलाड़ी है, सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले। ठीक है, लेकिन सुषमा पटेल यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कप्तान भी बनाया गया था और इनका संबंध दमोह से है। देखो, दमोह से दम था इनमें, तभी कप्तान बनाया गया है इनको। और इनका नाम क्या है? सुषमा पटेल। वैष्णवी शर्मा ने भारतीय अंडर 19 टीम में स्थान बनाया और हैट्रिक लेने वाली प्रमुख गेंदबाज भी रही। ये हैट्रिक लेने वाली गेंदबाज रही है वैष्णवी शर्मा। इनका संबंध किस जिले से है? तो वैष्णवी शर्मा का संबंध है ग्वालियर जिले से। कहाँ से है? ग्वालियर जिले से वैष्णवी शर्मा का संबंध है। एमपी का पहला ऑक्सीजन गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो एमपी का पहला ऑक्सीजन गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है? इंदौर। कहाँ विकसित किया जा रहा है? इंदौर में। किस अभियान के तहत मध्य प्रदेश भारत के 1/3 आदिवासी छात्रों के लिए के छात्रावासों का निर्माण करेगा? तो छात्रावासों मतलब हॉस्टल का निर्माण करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो किस अभियान के तहत होगा ये? तो धरती आबा अभियान। कौन सा अभियान? धरती आबा अभियान है। और यह अभियान कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 को। कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 को। कहाँ से? हजारीबाग, झारखंड से यह चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को। धरती आबा अभियान। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस गांव को प्रधानमंत्री ने फुटबॉल में योगदान के लिए मिनी ब्राजील की संज्ञा दी है? मिनी ब्राजील के रूप में सहारा है। तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है विचारपुर गांव, शहडोल में है। कहाँ है? शहडोल के विचारपुर गांव को प्रधानमंत्री ने मन की बात में मिनी ब्राजील के रूप में इसको सहारा है। फुटबॉल में अपने कंट्रीब्यूशन, अपने योगदान के लिए इसको सराहा है प्रधानमंत्री ने। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति किस वर्ष लाई गई? मध्य प्रदेश की जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो कब लाई गई है? तो 2025 में। 2025 में मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई गई है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के खेलों में। यह एक क्या है? निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज है। इनको विक्रम पुरस्कार 2023 मिला है। रूबीना फ्रांसिस जो है, इनको दिव्यांग कैटेगरी में विक्रम पुरस्कार मिला है और उनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। कैसे है? निशानेबाजी से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबीना फ्रांसिस का पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है? तो यह एक निशानेबाज है और इनको विक्रम पुरस्कार 2023 दिया गया है। जानवी श्रीवास्तव को भी विक्रम पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से? कयाकिंग कैनोइंग। क्या है इनका खेल? कयाकिंग कैनोइंग। जानवी श्रीवास्तव का संबंध है। किस खेल के प्रशिक्षण के लिए लोकेंद्र शर्मा को विश्वामित्र पुरस्कार मिला है? तो हॉकी में अपने योगदान के लिए लोकेंद्र शर्मा को विश्वामित्र पुरस्कार मिला है। 2025 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर सम्मान जो 2025 का है वो किसको दिया गया है? सोनू निगम को। किसको दिया गया है? सोनू निगम को। मध्य प्रदेश की पहली स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश की पहली स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट जो है वो 2025 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? उज्जैन में। कहाँ किया गया है? उज्जैन में।
रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। तो इसकी थीम क्या थी? टाइमलेस ग्वालियर, संस्कृति की गूंज, विरासत की भावना। बहुत बढ़िया थीम है। क्या है? टाइमलेस ग्वालियर, संस्कृति की गूंज, विरासत की भावना। तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हमारे ग्वालियर में किया गया है और इसकी थीम थी टाइमलेस ग्वालियर, संस्कृति की गूंज, विरासत की भावना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहाँ बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हाल ही में बनाया गया है और ये कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। और इसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया है। रानी दुर्गावती फ्लाईओवर कहाँ है? जबलपुर में। लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 2025 में मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। अब लोग इसका दिल्ली लगाएंगे, कहीं भोपाल लगाएंगे, पर इसका सही आंसर है बेंगलुरु। मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ मनाया गया 2025 का? बेंगलुरु में। 95वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पलक शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, पलक शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध किस खेल से? तो यह तैराक है। क्या है? तैराक। तो पलक शर्मा का संबंध तैराकी से है। इन्होंने क्या जीता? 38वें जो नेशनल गेम्स हुए थे उनमें गोल्ड मेडल इन्हें जीता है। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मानसी रघुवंशी ने एक तो गोल्ड मेडल जीता है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर दोनों ही। अब इनका खेल से संबंध भी पूछ सकते हैं कि मानसी रघुवंशी किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग, निशानेबाजी से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। तो इन दोनों ने ही 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। किस वर्ष को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है? तो उद्योग 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने मनाया है। गणतंत्र दिवस 2025 दिल्ली में मध्य प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? गणतंत्र 2025 की बात चल रही है क्योंकि 2025 के करंट अफेयर है ना। तो गणतंत्र दिवस जो 2025 का था उसमें दिल्ली में मध्य प्रदेश की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी? तो चीता द प्राइड ऑफ इंडिया। क्या थी थीम? चीता द प्राइड ऑफ इंडिया। 18 सितंबर 2025 को किस क्रांतिकारी का 168वां बलिदान दिवस मनाया गया है? तो 18 सितंबर 2025 को किस क्रांतिवीर का 168वां बलिदान दिवस मनाया गया है? तो वह है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनका संबंध 1857 की क्रांति से है और इनका जन्म हुआ था जन्म नहीं, इनका बलिदान हुआ था 18 सितंबर 1857 में। तो इनका 168वां बलिदान दिवस हाल ही में मनाया गया। मध्य प्रदेश की कौन सी योजना पुराने और बकाया बिजली बिलों के देरी से भुगतान सरचार्ज पर छूट दी जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। तो समाधान योजना, देखो नाम से स्टैंड समाधान मतलब कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो सरचार्ज पर छूट दे रही है सरकार ताकि लोग अपना बिजली का बिल जमा कर पाए। तो सरचार्ज पर छूट देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना निकाली है? समाधान योजना। इसका संबंध बिजली बिलों से है ना, ये याद रखना। आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह कर दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया गया है कि 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये एक स्टैटिक पार्ट बन चुका है आहार अनुदान योजना का। ठीक, तो 1000 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 1500 कर दिए गए हैं। इस योजना का लाभ किसे दिया जाता है? आहार अनुदान योजना का लाभ किसे दिया जाता है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति को दिया जाता है। और किसके खाते में पैसे आते हैं? तो जो उसकी महिला मुखिया है, उस घर की महिला मुखिया है, उसके खाते में पैसे आते हैं। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति को इसका आहार अनुदान योजना का फायदा दिया जाता है। और विशेष पिछड़ी जनजातियों में मध्य प्रदेश की 3 है, बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति। कौन कौन सी है? बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति है। और इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना। आहार अनुदान योजना का लक्ष्य क्या है? कुपोषण को कम करना। ठीक है, तो ये हमारे इसी के साथ 101 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और यह 101 क्वेश्चन वो थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और कुछ की संभावना, इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जिसको हमें ऐसा लगे कि यह क्वेश्चन नहीं आ सकता। सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को जब भी एग्ज़ाम देने जाओ आप, तो उससे पहले बहुत छोटा वीडियो बनाया है, उससे पहले एक बार इस वीडियो को देख लो। जैसे अभी MPSI की एग्ज़ाम आई है, उसको देने से पहले इसको देख के जाए। ठीक है,
अभी ये एमपी पीएससी की एग्ज़ाम आने वाली है, एमपी पीएससी वाले इसको देख के जाएँ। जितने भी एमपी से रिलेटेड एग्ज़ाम आ रहे हैं वो सब जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है वो इसे देख के जाएँ, इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमपी करके, इसको फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ हम विशेष क्यूज़ डालते हैं एमपी से रिलेटेड वहाँ बहुत सारे क्यूज़ हम डालते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें और आपके लिए मेहनत करते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।